नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे कैसे यूक्रेन और रसा के बीच चल रही जंग अब यूक्रेन और रसा से हटकर यूक्रेन और यूएस के बीच में हो गई है। कैसे ट्रंप साहब और जेलेंस्की साहब के बीच अब यूएस यूक्रेन जंग जारी है। जी हां, जब से ये युद्ध चल रहा था पिछले 3 सालों से, जो यूक्रेन और रशिया के बीच था, तो ये उम्मीदें थी कि यूएस की नई सरकार आते ही शायद इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन हो। ट्रंप साहब ने भी अपने चुनावी वादे में कहा था कि मैं आते ही 24 घंटे में इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बजाय ये अब रशियन फ्रंट से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के पर्सनल फ्रंट पे आ गया है। रोज कोई नया तीर चल रहा है और अल्टीमेटली इसमें नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन जिस स्थिति में पहुंच गया है उसके लिए न तो आगे बढ़ पाना आसान है और न पीछे हो पाना। पर वर्तमान में वो जिन समस्याओं से ग्रसित है, वर्तमान में जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां उसके दुश्मन की दी हुई नहीं है, उसके दोस्त की दी हुई हैं, जिसके भरोसे पे वो पिछले 3 साल से इस युद्ध में लगा हुआ था। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 24 घंटे में इस युद्ध को खत्म करने की बात करते थे, सत्ता में आते ही इनका पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो गए। उन्होंने पर्सनलाइज अटैक किया जेलेंस्की पे कि इस युद्ध के जिम्मेदार वो हैं और शायद अगर ट्रंप शासन में होते तो युद्ध होता ही नहीं। फिर उन्होंने शांति वार्ता की पहल में रशिया के पुतिन साहब से बात की और सऊदी अरेबिया में रशिया और यूएस के बीच एक शांति समझौता को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑफिशियल डेलीगेशंस मीट हुई, जिस मीट में यूक्रेन शामिल नहीं था और यूक्रेन को उसमें बाद में पहुंचना था। लेकिन उस मीटिंग के बाद जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स आने लगे रशिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, उससे साफ था कि यूक्रेन को कहीं अहमियत नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में जो जेलेंस्की साहब को सऊदी अरेबिया जाना था, उन्होंने सऊदी अरेबिया की अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और वहां से जंग ट्रंप साहब और जेलेंस्की के बीच शुरू हो गया। ट्रंप साहब ने जेलेंस्की को एक कॉमेडियन तो करार दिया ही, एक कॉमेडियन युद्ध में यूक्रेन को झोंक दिया, एक कॉमेडियन जिसने यूएस के $350 बिलियन खर्च करा दिए और अब वो कॉमेडियन डिक्टेटर हो गया है। और एक ऐसा डिक्टेटर जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, महज 4% लोग भी उसके साथ नहीं हैं, लेकिन वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। और वो जिस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते पे न उसके पास देश होगा और न आगे कुछ करने का। अब इन पर्सनलाइज अटैक्स के पीछे तो जाहिर तौर पे यूएस इंटरेस्ट का जेलेंस्की के द्वारा समर्थन नहीं मिलना ही था, क्योंकि ट्रंप साहब आने के बाद यूक्रेन वॉर में यूएस एड को लेकर बड़े फिगर्स देने लगे थे। कभी बात आई कि $200 बिलियन दिया गया, कभी बात आई $350 बिलियन दिया गया। और अभी जब यूएस के इन्वॉय यूक्रेन में इस डील को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो ये साफ साफ बात आ रही है
कि $500 बिलियन का सपोर्ट गया है और वो $500 बिलियन कैसे रिकवर होगा, और $500 बिलियन के रिकवरी के लिए जो प्रस्ताव यूएस की तरफ से है उसमें यूक्रेन से उसके 50% रेयर मिनरल डिपॉजिट्स पर यूएस अपना क्लेम ठोक रहा है कि यूएस को यूक्रेन अपने 50% मिनरल डिपॉजिट्स पे माइनिंग का अधिकार दे दे। अब समस्या ये है कि यूक्रेन का कहना है कि ये परसेंटेज तो ऊपर नीचे होंगे, ये परसेंटेज तो आपके फिगर्स के आधार पे किए जा सकते हैं। 50% पे तो वो सहमत नहीं है, $500 बिलियन पर भी वो सहमत नहीं है, लेकिन सहमति की बात तो बाद में आती है। पहले उसका कंसर्न ये है कि हमें आप सिक्योरिटी मुहैया कराइए, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए। आप कहीं से ये बात कहिए कि आप यहां खड़े होंगे और आपके वजह से रसा जो हमें लगातार अटैक कर रहा है वो नहीं करेगा। आज समस्या यूक्रेन में, पूरे यूरोप में रसा के इस वार को लेकर के हो गई है कि जिस तरीके से रसा ने क्रीमिया पे अटैक किया और कब्जा कर लिया, जिस तरीके से वन वे उसने यूक्रेन पे किया और पिछले 3 साल से यूक्रेन से भिड़ा हुआ है, वैसे पूरा यूरोपियन यूनियन इस डर में फंसा हुआ है कि अगर जिस तरीके का यूएस को सपोर्ट मिल रहा है वो कल की डेट में किसी और देश पे अटैक कर लेता है, क्योंकि वार ही उसके लिए एक बिजनेस हो गया है, क्योंकि उसको आर्म प्रोडक्शंस के लिए चिंता नहीं करनी है, उसको सैनिकों के लिए चिंता नहीं करनी है। हालांकि पिछले 1-2 दिन में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि कैसे घायल रशियन फौजी फिर से भेजे जा रहे हैं फ्रंट्स पे, मतलब कि जो बात यूक्रेन की तरफ से थी और यूक्रेन एक्सेप्ट भी कर रहा था कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, वो मैन पावर की कमी उधर भी दिख रही है। अब जो भी इसकी फैक्ट्स हो, पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। पर इन सब के बीच अब एक नई बात आ गई है, और वो नई बात कहां से आ रही है? वो आ रही है ट्रम्प साहब के डिफेक्टो एलन मस्क साहब की तरफ से। अब यूएस की तरफ से एलन मस्क साहब ने एक नई धमकी दी है यूक्रेन को कि अगर आप जो प्रपोज्ड मिनरल्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि $500 बिलियन के मिनरल्स के अगेंस्ट में आप हमें अपने 50% माइनिंग रिजर्व्स पे क्लेम देंगे, अगर वो आप नहीं देते हैं तो आपके यहां चल रही हमारी स्टारलिंक फैसिलिटीज को किसी पल बंद किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। पहले से ही तबाह और परेशान यूक्रेन के लिए ये एक ऐसा बम है जिसको झेल पाना आसान नहीं है। 2022 के फरवरी में जब वार की शुरुआत हुई थी और वार के पहले चरण में ही यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को हिट कर दिया गया था, तो स्टारलिंक सामने आया था और स्टारलिंक ने तब से यूक्रेन के इंटरनेट बेस को, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को सपोर्ट किया, अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिसके आधार पे न केवल यूक्रेन की इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं बल्कि वार प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले जो मिलिट्री के जो विंग्स हैं वो भी स्टारलिंक पे ही डिपेंडेंट है। 3 साल से इन पे डिपेंडेंसी है और अचानक ही ऐसा हो कि ये बंद कर दिया गया। ये तो वैसे ही होगा कि अचानक किसी दिन मुकेश अंबानी या भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल नाराज होते हैं और हम उठते हैं और पता चलता है कि जियो की सर्विसेज बंद है, एयरटेल की सर्विसेज बंद है, वोडाफोन नाराज हुआ था, वोडाफोन की सर्विसेज बंद है। कमाल है। आप भैया सर्विस प्रोवाइडर हो, आप युद्ध के पार्टनर नहीं हो। युद्ध देशों के बीच में लड़ा जाता है, 2 देश अपने नीतिगत फैसले कर सकते हैं, पर इस नीतिगत फैसले में कोई सर्विस प्रोवाइडर इस तरीके से घुस जाता है और वो अपने देश के पक्ष में एक वार टर्न
कंट्री को धमकी देता है कि आपकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, ये तो भाई साहब ये हद ही हो गया। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो कल्पना कीजिए, एक पहले ये चर्चा होती थी कि मोदी जी बनारस में चुनाव जीते तो पता चला बनारस की बिजली काट दी गई क्योंकि विरोधी सरकार थी वहां पे। अरे बिजली पे किसी सरकार का विरोधी होना या पक्ष में होना क्या है? बिजली एक सर्विस है जो जनता को दी जा रही है। पर ये जो मनमानी पॉलिटिकल वेंडिटा के आधार पे देखने को मिलता है, अगर ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पे भी, उस प्रोटोकॉल स्तर पे भी अगर ऐसे फॉलो किया जाएगा तो फिर क्या होगा? अभी मोदी साहब फ्रांस गए थे, जहां मैक्रोन साहब के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक इंटरनेशनल समिट को ज्वाइंट होस्ट किया। तो ये बात उभर के आई कि हमारे पास एआई का एक अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरीके से एक चाइनीज प्लेटफॉर्म ने यूएस मार्केट को हिट कर दिया, डीप सीक ने, और वहां की जो बड़ी प्रोजेक्ट थी उस प्रोजेक्ट के भविष्य पे सवालिया निशान लगा दिया। तो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी लाइफ में जैसे बढ़ते जा रही है, इसको लेकर के ये बात केवल यूएस और यूक्रेन की और ट्रम्प साहब और मस्क साहब और जेलेंस्की साहब की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है कि आप जिसके साथ एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डील करते हैं, वो अचानक ही आपकी सर्विसेज को बंद कर देता है अपने मनमानी आधार पे, तो आप क्या कर लेंगे? अभी जब से मोदी साहब वापस आए हैं यूएस से, तो मस्क की कंपनियों को इंडिया में पेनिट्रेशन लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। कल ही हम बात कर रहे थे किस तरीके से सरकार टेस्ला को लेकर रेड कारपेट बिछा रही है। अब टेस्ला तो सामने से आ रहा है, पर टेस्ला के बहुत पहले से स्टारलिंक के आने की बात थी, और किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है कि भैया स्टारलिंक भी बड़े तौर पे अपने देश में आ रहा है। हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे समझौता कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ेंगी। पर अगर ऐसे चला और इस तरीके से मनमानी होगी, जहां पे आप किसी भी पल एक युद्ध में फंसे हुए देश की सर्विसेज को आप काट देते हैं। ये तो सुनने को मिलता था कि अस्पताल में पता चला कि आपके अभी मेडिक्लेम से पैसा नहीं आया, वेंटिलेटर पे पेशेंट पड़ा हुआ है, तो नहीं, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू होगी। ये कहां जा रही है दुनिया? बात यूएस और यूक्रेन की नहीं है, बात यूएस और यूरोप की नहीं है। बात यह है कि अगर नैतिकता का कोई तकाजा किसी पॉलिसी में नहीं रह जाएगा और इस तरीके के कदम राष्ट्राध्यक्ष उठा रहे हो, कोई राष्ट्र उठा रहा हो, और तब जबकि वो अमेरिका जैसा राष्ट्र हो, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हो, वहां के डिफेक्टो एलन मस्क हो, तो भाई साहब इस दुनिया को तो भगवान ही बचाए। यूक्रेन तो बहुत छोटा खेल है, ये समस्या सबके लिए है। ऐसा क्यों है कि किसी भी देश के सपोर्ट में पहले बिजनेस लॉबी आती है, पहले बिजनेस करने को लोग पहुंचते हैं, और बिजनेस से कैसे गवर्नेंस में चीज शिफ्ट कर जाती है पता ही नहीं चलता है। आज यूक्रेन की भी वही स्थिति है कि बात पहले यूएस की कंपनियां वहां बिजनेस करना चाहती थी, बिजनेस करने के नाते वहां टेक्नोलॉजी बेचना शुरू हुआ, डिफेंस की इक्विपमेंट्स बेचने शुरू हुए, फंडिंग शुरू हुई। फंडिंग के नाम पे पता चला कि आप वहां जमीन खरीद रहे हैं, फिर आप खुले वो कहने लगे कि नहीं हमें मिनरल रिजर्व्स दो। और एक देश जो अपनी समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, जो खुले में दूसरों के सपोर्ट पे
चल रहा है, वो अभी कह रहा है कि भैया ये समय नहीं है, हमें आप सिक्योरिटी दो, मिनरल रिजर्व्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तो आप कहते हो कि हम स्टारलिंक से जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो सैटेलाइट प्रोटोकॉल है, वही हम हटा लेंगे। तो ये सवाल केवल यूक्रेन के लिए नहीं है, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इस क्षेत्र में काम हो रहा है और इंटरडिपेंडेंसी बन रही है एक दूसरे देशों को, उसमें कब किसके हाथ में कौन सी तीर आ जाएगी और कब कौन सा तीर किसके खिलाफ चले जाएगा पता ही नहीं। जब चल जाएगा तो उसके बाद बस हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि हम अपने देश में स्टारलिंक को कितना एंट्री देते हैं, और अगर एंट्री देते हैं और उस पर हमारा कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है तो यूक्रेन जैसी समस्या कहीं भी पैदा हो सकती है। आज बस इतना ही।